अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट किया था एंड डेटाबेस क्रिएट करने के साथ में डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें बनी थी, जितने भी टेबल्स बने थे वो सब कुछ हम देख चुके हैं। तो अगर हम एक बार देखना चाहें कि डेटाबेस में टेबल्स कौन कौन सी थी, हमारे डेटाबेस का नाम था पाइथन डेमो, जिसको हम आगे लेकर भी चलेंगे। और इसमें जो है जेंगो की जितने भी रिक्वायर्ड की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन से उनसे रिलेटेड जितने भी टेबल्स थे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल चुके। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया था। इसके अलावा हमने एक सिंपल सा, एक्चुअल में जब हम जेंगो को इंस्टॉल करते हैं, जेंगो इंस्टॉल होने के साथ में हमको 5 एप्लीकेशन की टेबल्स एज अ टेबल तो मिलता ही है। उसके अलावा जेंगो में हम अभी जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे हम डेटाबेस में टेबल्स और खुद के लिए क्रिएट करेंगे। जब हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे दैट मीन्स कि हम मॉडल के अंदर जाकर क्लासेस बनाएंगे जिनके बिहाफ पर कि टेबल्स आकर हमारे इस पाइथन डेमो डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगे। उसके लिए डेटाबेस माइग्रेशन यूज होगा, डिजेंगो माइग्रेशन, जो कि हर एक स्टेप के चेंजेस को यहाँ पर लाकर स्टोर करके रखेगा। उसी तरीके से एक लॉग फाइल बनेगी कि एडमिन जितनी बार लॉगिन हो रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। उसी तरीके से ग्रुप परमिशन। तो कुछ इसमें जो टेबल्स बनी हैं वो बनी हैं कि यूज़र की एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं या जो भी चेंजेस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं उससे रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ को स्टोर करके रखने के लिए। तो इसके लिए भी यहाँ पर 5 टेबल्स उन सारी चीज़ों के लिए बनी हुई है और 5 टेबल जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा ऑथ यूज़र हो गया, ऑथ परमिशन हो गया, इसके बाद में कंटेंट टाइप हो गया एंड डेटाबेस माइग्रेशन हो गया, सेशन हो गया। तो इस तरीके की जो यहाँ पर टेबल्स बनी है ये हमारे सेटिंग में जो पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन थे उसके लिए बना है, जो कि यहाँ पर है। तो वो तो हो गए टेबल सारे के सारे। इसके अलावा जब हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हमने उससे पहले एक छोटा सा व्यू में इंडेक्स नाम का मेथड बनाया था, जिसका काम क्या था कि हम सिंपली एक मेथड बनाए थे इंडेक्स नाम का। इसको हमने अपने पोल्स के अंदर, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पोल्स के अंदर हमने एक urls.py बनाया और उसमें हमने ये डिफाइन किया कि हमारे उस इंडेक्स का पाथ क्या होगा। तो उसके लिए हमने इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया था और हमने ये बताया पाथ में कि जो हमारा व्यूज़ है उसके अंदर हमने एक इंडेक्स नाम का मेथड बनाया है जिसका नाम क्या है, इंडेक्स है। और फिर इसको फाइनली हम ले जाकर अपना जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर था माय साइट, उसके urls.py में हमने लिंकअप कराया कि हमारे एप्लीकेशन का नाम पोल्स है और इसके अंदर पोल्स के अंदर जो urls नाम की फ़ाइल है उसको अटैच कर लो, सो दैट आगे चल के हम जितने भी मेथड्स बनाएंगे व्यू के अंदर उन सभी का एक URL पैटर्न बनेगा और तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, हमारे ब्राउज़र पे रन कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैंने सर्वर को रन कर दिया है, सर्वर अप है। सर्वर अगर अप है तो हम चलते हैं हमारे सर्वर के पास और यहाँ पर सिंपली हम क्या रन करते हैं, पोल्स। हमको क्या मिल गया, हेलो जेंगो फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रीवियसली एक और मेथड बनाने का ट्राई किया था। हमने कुछ ऐसा बनाया था और जब हम इसको रन करने गए थे तो रन नहीं हो रहा था। रीज़न क्या था, क्योंकि हमने उस समय इसके लिए नया URL पाथ नहीं बनाया था। हमको इसके लिए पाथ देना पड़ेगा कि इसका पाथ क्या होगा। तो इसी URLs के अंदर हम आएंगे और हमने कुछ इस तरीके से कोड लिखा था कि ठीक है नेम यूजर्स होगा, लेकिन यहाँ पर इसका URL क्या बनेगा, पोल्स / करके यूज़र। तो पहले हम इस तरीके से करके देखते हैं कि क्या ऐसा करने से ये ले रहा है /। तो ठीक है, अगर ये हो रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यूज़र / करके एंटर। पेज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि मैंने डबल बार पोल्स लिखा है। अगर हम किसी भी तरीके का जेंगो फ्रेमवर्क में गलती करते हैं तो इस तरीके से जो एरर आता है यहाँ पर हमें वो बताता है कि हमने गलती क्या की है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये
कि पहला जो इंडेक्स मेथड के लिए हमने बनाया था वो तो सही है, लेकिन दूसरा जो हमने अभी दूसरा यूआरएल बनाया यूज़र के लिए, उसमें क्या गलती है कि मैंने पोल एंड पोल्स 2 बार रिपीट कर दिया। दैट मीन्स कि जो मैंने ये पोल्स लिखा है, ये पोल्स लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि पोल्स जो है हमारे एप्लीकेशन का नाम, ये तो हम बहुत पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। और कहाँ डिफाइन किया था? जो हमारी माई साइट प्रोजेक्ट के urls.py फाइल है उसके अंदर, इसीलिए हमको ये पोल्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो एक बार अगर हम फिर से इसको रन करें चेंज करने के बाद में, तो हम क्या देखेंगे? हेलो न्यू यूज़र। दैट मीन्स कि व्यू के अंदर अभी जो हमने एक नेक्स्ट मेथड बनाया था वो भी कॉल हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब हम जितने भी मल्टीपल मेथड यहाँ पे बनाना चाहें बना सकते हैं। उसको सिंपली हमें क्या करना होगा, जो पोल्स के अंदर urls.py है यहाँ पे लाके उसका एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। और पाथ क्रिएट करने में क्या करना है, यहाँ पर हमें उस मेथड से रिलेटेड एक URL क्रिएट करना है कि हम क्या लिखने पर URL में इस व्यूज़ के यूज़र मेथड के आउटपुट को देख पाएंगे। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात थी, हमें ऐसा कुछ आगे नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। एंड वैसे ही जो हमने व्यू के अंदर लिखा था ये मेथड, इसको भी हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं और उसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। जो हमारा पोल्स के अंदर हमको एक मॉडल्स नाम की फ़ाइल मिली हुई है, हम उसके अंदर कोडिंग करते हैं। तो पोल्स वाला फोल्डर, इसके अंदर हम आते हैं models.py पे। ठीक है, models.py में हमें क्या करना है, एक्चुअल में पोल्स जो एग्जांपल है इसके अंदर हमें सिंपली एक क्वेश्चन क्रिएट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और क्वेश्चन क्रिएट करने के साथ में उससे रिलेटेड चॉइसेस होंगी कि एक क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड 4 चॉइस है, उन चॉइस में से आप कोई भी एक चूज़ करो, इसके बाद में सबमिट करो। ऐसा कुछ हम वर्क फ्लो बनाएंगे। तो इस वर्क फ्लो के अंदर हमको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड टेबल बनानी है या चॉइस से रिलेटेड, उसके लिए हमें हमारे पोल्स के मॉडल्स के अंदर आके क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। बिकॉज हम जो भी मॉडल्स के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं उसी के बिहाफ पे डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अ क्वेश्चन टेबल क्वेश्चन क्लास विच स्टोर क्वेश्चन एंड डेट। ठीक है, तो क्लास के लिए क्लास कीवर्ड एंड हम एक क्वेश्चन नाम का क्लास क्रिएट करते हैं और हम इसके अंदर हमारी जो लाइब्रेरी हमने मॉडल्स वाली फेच की है, इंपोर्ट की है, उसके बिहाफ पे हम ले लेते हैं मॉडल। ये सारा का सारा केस हम बहुत पहले जब हम ज़ेंगो को नहीं इंस्टॉल किए थे, सेटअप वगैरह नहीं किए थे, उससे पहले एक वर्क फ्लो देखा था हमने आर्टिकल वाला। उसी के वर्क फ्लो में सबसे पहले हमने मॉडल की ही बात की थी और वही चीज़ हम यहाँ पर करने भी वाले हैं, यही चीज़ हम करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम मॉडल के अंदर जितनी भी क्लासेस बनाते हैं, ज़रूरी है कि हम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लें, क्योंकि हमने पाइथन के अंदर पढ़ा हुआ है कि पाइथन के अंदर हम कैसे एक पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि ये models.model जो है ये एक पेरेंट क्लास है और ये हर एक, हम किसी भी फ्रेमवर्क में चले जाएं, किसी भी लैंग्वेज में, हम अगर मॉडल की बात करते हैं जहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड वर्क होता है, वहाँ पे हमें हमेशा कोई ना कोई एक पेरेंट क्लास मिलती है जिसके बिहाफ पे हम चाइल्ड क्लासेस बनाते जाते हैं। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो यहीं पर हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि models.model is a parent class which inherits by child class question। ठीक है, तो हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में हमें करना क्या है, एक फील्ड बनाते हैं हम क्वेश्चन टेक्स्ट नाम से, जिसमें कि हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो क्वेश्चन टेक्स्ट फील्ड में जाकर स्टोर होगा।
ध्यान रखना ये सारा कुछ हम किस लिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन नाम से हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो और उसके अंदर क्वेश्चन टेक्स्ट नाम का एक फील्ड हो। अब इस फील्ड से रिलेटेड क्या पैरामीटर होगा, क्या इसका डेटा टाइप होगा, वो भी डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम फिर से क्या यूज करते हैं, हमारा मॉडल्स। तो मॉडल्स एंड मॉडल्स डॉट, ये एक कैरेक्टर टाइप का फील्ड होगा। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कैर फील्ड। हमेशा याद रखना ये फील्ड कीवर्ड जो है, ये ध्यान रखना है हमें हमेशा कि हम मॉडल के अंदर जब कभी भी कोई भी फील्ड बनाएंगे तो ये फील्ड कीवर्ड हमेशा हमें मिलेगा ही मिलेगा। वो सिंपली हम अगर डेटाबेस को ध्यान दें या माई सीक्वल के बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज है, तो हम माई सीक्वल के अंदर जब टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे हम सिंपली फील्ड के अंदर कौन सा डेटा टाइप लेना है, कैरेक्टर टाइप लेना है या वेयर केयर लेना है या इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है, डेसिमल, वो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही डेटाबेस के टेबल को डायरेक्ट बताने के लिए यहाँ पर एक फील्ड प्रीबिल्ट एक कीवर्ड हमेशा इसके साथ जुड़ा रहता है, वही चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं। तो मॉडल्स डॉट केयर फील्ड मतलब कि कैरेक्टर नाम का फील्ड होगा और इसकी हम लेंथ डिफाइन कर दें। तो इसके लिए क्या होगा, मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ जो है ये हमको रखनी है 200, सो दैट कि क्वेश्चन जब भी लिखा जाए वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से एक हम ले लेते हैं फील्ड पब्लिकेशन डेट, और पब्लिकेशन डेट जो है ये किस तरीके का फील्ड होगा, तो ये जो है ये डेट फील्ड होगा, डेट टाइम फील्ड। ये क्या करता है, डेटाबेस के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डेट टाइम डेट का डेटा टाइप होता है जो कि ऑटोमेटिक डेट के फॉर्मेट को ही ले लेता है। इसीलिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट लिया है डेट टाइम। तो इसमें होगा क्या, डेट और टाइम दोनों का दोनों स्टोर होगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, डेट पब्लिश्ड, कि जो पब्लिकेशन डेट फील्ड हमने लिया है ये डेट पब्लिश्ड के लिए लिया है। ठीक है, ये तो एक हो गया कि हम क्वेश्चन का टेबल बनाने वाले हैं। इसी तरीके से एक टेबल हम बनाएंगे चॉइस के लिए। तो ये क्या होगा, ऑल्सो क्रिएटिंग अ चॉइस क्लास विच हैव क्वेश्चन रिलेटेड चॉइसेस। ठीक है, सो एक चॉइस नाम की क्लास बनानी है जो करेगा क्या, हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसके बिहाफ पे जितने भी ऑप्शंस होंगे, जैसा कि हम कई बार एग्ज़ाम्स होता है और एग्ज़ाम में मल्टी ऑप्शनल, ये क्या कहते हैं, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि उसका कोई क्वेश्चन है, उसके बिहाफ पे कुछ ऑप्शंस है, उसमें से कोई एक चूज करना है। वैसा ही हम यहाँ पे कुछ बनाने वाले हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन के लिए तो टेबल तैयार कर दी है, दूसरा जो काम है वो है कि हमें क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइस के लिए भी टेबल तैयार करनी पड़ेगी। तो हमने ले लिया चॉइस क्लास, ये भी किसको एक्सटेंड कर लेगा, मॉडल्स डॉट मॉडल को। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। सो यहाँ पर भी कुछ फील्ड्स होंगे। सबसे पहला फील्ड हमारा क्वेश्चन का, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है हमने ऊपर क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। तो डेटाबेस के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डेटाबेस को भी समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि डेटाबेस जो होता है, यहाँ पर हम थोड़ा मल्टीलाइन कमेंट में डेटाबेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो माई सीक्वल को ही समझते हैं क्योंकि हम माई सीक्वल की ही क्वेरीज को लिख रहे हैं या माई सीक्वल के ही डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या, डेटाबेस जो होता है हैव टेबल्स, और अगर हम बात करें टेबल्स की, टेबल्स हैव नंबर ऑफ फील्ड्स, नंबर ऑफ फील्ड्स। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम कॉपी के अंदर
मंथली अगर हमको देखना है कि हम मंथली खर्चे कितने कर रहे हैं, उसके लिए हम एक कॉपी बना रहे हैं। उसके अंदर हम नंबरिंग हो गई 1 2 3 के लिए, इसके बाद में खर्चे का नाम हो गया, डेट हो गया और पैसे हो गए। वो हम मैनुअल काम करते हैं कि कॉपी के अंदर बना लिया है, हर दिन जितना खर्चा कर रहे हैं उसको हम नोट कर रहे हैं कि आज दिन इतना है, आज मैंने ये सामान खरीदा, इतने रुपए का सामान हुआ, और एट द लास्ट महीने में हम पूरा टोटल करके समझते हैं कि हमने कितना खर्चा किया। वैसा ही कुछ हम एक्चुअल में डेटाबेस में भी करते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई, टेबल के अंदर हम फील्ड बनाते हैं, और ये जो फील्ड बनाते हैं ये फील्ड एक्चुअल में अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि एक फील्ड हमने बनाया जो कि नंबर एक्सेप्ट कर रहा है 1 2 3, एक फील्ड हमने बनाया जो कि कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें कि हम लिख रहे हैं कि हाँ क्या क्या सामान है, एक फील्ड वैसे ही हमने बनाया डेट के लिए, एक फील्ड हमने बनाया प्राइस के लिए। तो वो अलग अलग काम है उसका, इसीलिए हम अलग अलग फील्ड बना रहे हैं। ये तो हुई एक चीज़। दूसरी चीज़, मान लो कि हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल है। जब एक से ज़्यादा टेबल होता है तो डेटाबेस के अंदर हमें कॉन्सेप्ट मिलता है की का। इन डेटाबेस हैव कॉन्सेप्ट ऑफ कीज विच इज लाइकली सबसे इंपॉर्टेंट की जो होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, जब दो टेबल हो या दो से ज़्यादा टेबल हो और उनके अंदर कोई रिलेशन हो, कि मैंने मान लो कि एक मंथली खर्चे का टेबल बनाया था और मैं उसमें जितना भी डेली खर्चे कर रहा हूँ उन सबको मैं स्टोर कर रहा हूँ, और दूसरा मैंने एक टेबल बनाया यूज़र का कि भाई खर्चा तो कर रहा है लेकिन खर्चा कर कौन रहा है। तो मान लो राम है और श्याम है, दो लोग हैं खर्चे करने वाले मंथली। तो मैंने एक टेबल और बनाई थी यूज़र नाम की, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा था, यूज़र की डिटेल स्टोर कराया था कि भाई ठीक है राम नाम है, मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस ये है, ऐसा ऐसा। और राम जितने खर्चे कर रहा है वो सारे के सारे खर्चे कहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ टेबल्स बना लेता हूँ इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल टेबल्स, ठीक है। तो टेबल 1 हमारी कौन सी है, यूज़र टेबल, और टेबल 2 कौन सी है, एक्सपेंस टेबल, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, स्टोर यूजर डिटेल्स ओनली एंड हैव यूनिक आईडी। यूनिक आईडी, इस चीज को ध्यान रखना है। उसी तरीके से स्टोर ऑल एक्सपेंसेस एंड हैव वन यूनिक आईडी, ठीक है। एक टेबल है जो कि केवल और केवल यूज़र की डिटेल्स को स्टोर करके रख रहा है कि उसका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, और इसके अंदर हमने एक यूनिक आईडी बनाई है जैसे कि नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5। और इसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, जो यूनिक आईडी होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ डेटाबेस का, इसके बारे में थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लेना कि माईसीक्यूएल के अंदर टेबल्स क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं, कैसे क्वेरी रन होती है। क्योंकि ज़ेंगो के अंदर अच्छी चीज़ क्या है कि हम माईसीक्यूएल की क्वेरियाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। अगर हम माईसीक्यूएल की बात करें तो वहाँ पर प्रोसीजरल क्वेरीज होती हैं कि सिलेक्ट एवरी डेटा फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी हमको कंडीशन लगानी है वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ हमको डायरेक्ट ज़ेंगो के अंदर मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमको इसके पीछे क्या वर्क हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक यूज़र टेबल है जिसके अंदर उसका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ है, और उसके साथ में एक यूनिक आईडी है जो कि नंबरिंग है, सिंपली 1 2 3 4 5, जो कि चाहे जितने यूज़र आए उनमें से किसी की वो नंबरिंग जो है डुप्लीकेट नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी की। यही सेम चीज़ और कहाँ मिल जाएगी हमको, यहाँ पर भी मिल जाएगी, एक्सपेंस टेबल में भी। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यूज़र टेबल जो है वो मेन टेबल है। यूज़र टेबल के बिहाफ पे ही एक्सपेंसेस बनेंगे, क्योंकि हम अगर घर में भी खर्चे लिखते हैं, सिंपली इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, हम घर के अंदर भी अगर हर दिन के खर्चे लिखते हैं
तो वहाँ पे हम ये लिखते हैं कि किसने कितने खर्चे किए। मान लो कि हम 2 3 4 पार्टनर रह रहे हैं रूम में, ऐसा तो है नहीं कि बस खाली खर्चे खर्चे लिखते जाएंगे, किसने कितना किया ये नहीं लिख रहे हैं, तब तो लिखने या नहीं लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि उसका मतलब क्या है कि भाई किसने कितने कितने खर्चे किए, लास्ट में हम सब काउंट करके ये पता कर लेंगे कि किसको देना है किसको लेना है। तो वैसे ही अगर हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यूजर टेबल जो है ये मेन टेबल है, अगर यही टेबल नहीं होगी तो एक्सपेंस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो वैसे ही अगर यहाँ पर यूजर टेबल है तो उसकी एक आईडी है, और वो आईडी क्या होगी इस एक्सपेंस टेबल के अंदर भी होगी। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो एक्सपेंस टेबल हैव यूजर आईडी फॉर कनेक्टिंग यूजर टेबल विथ एक्सपेंस टेबल, ताकि आगे चल के हम बड़ी आसानी से एक्सपेंस टेबल और यूजर टेबल को रिलेट कर पाएं, क्योंकि रिलेशन होगा ही नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा किसने क्या खर्चा किया क्या नहीं किया। तो इसी समय पे जब हम ऐसा कुछ करते हैं, एक से ज़्यादा टेबल को आपस में कनेक्ट, तब यूज होता है फॉरेन की। और जस्ट इससे पहले हमको क्या मिला, एक प्राइमरी की। प्राइमरी की खासियत क्या है कि ये हमेशा यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं होगा। फॉरेन की खासियत क्या है कि जब दो टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है, उन्हीं की मदद से हम दो टेबल को कनेक्ट करते हैं, और उस टाइम पे वो प्राइमरी की एक फॉरेन की बन जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे कीज मिलते हैं, जैसे कि कैंडिडेट की हो गया, यूनिक की हो गया, सुपर की हो गया। अब ये यहाँ पे लिखने का मतलब और ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि आप आज इसको जाकर इत्मीनान से सर्च करो और इसके बारे में पढ़ो, क्योंकि हम यहाँ पे जेंगो को कवर कर रहे हैं, और जेंगो फ्रेमवर्क कवर करने का मतलब ये है कि मैं पहले से एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको पाइथन की नॉलेज है, और अच्छे से पाइथन की नॉलेज भी और डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जेंगो फ्रेमवर्क हमको सारी चीज़ें सेटअप करके दे रहा है। अभी जैसा कि हमने जब पहले जब हम कोडिंग नहीं कर रहे थे, केवल एक ओवरव्यू ले रहे थे कि कैसे मॉडल बनाएंगे, मॉडल से कैसे व्यू में आएंगे, कैसे यूआरएल डिजाइनिंग के थ्रू हम व्यू और टेम्पलेट को कनेक्ट करेंगे, तब भी हमने देखा था कि वहाँ पर भी कहीं पर डेटाबेस की क्वेरी हम कहीं नहीं लिखे थे, क्योंकि जेंगो के अंदर मॉडल जो है वो ऑटोमेटिक डेटाबेस की टेबल्स को क्रिएट कर रहा है, उनके फील्ड्स को भी क्रिएट कर रहा है। बट बिहाइंड द सीन ये सारा काम तो हो ही रहा है। हम चाहें जैसे जेंगो के थ्रू कोड लिखें, लेकिन एट द लास्ट जेंगो उसको एज अ क्वेरी बनाकर डेटाबेस तक भेज रहा है, क्योंकि डेटाबेस जैसे कि हमारे केस में MySQL डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कभी नहीं समझता है, वो समझेगा अपनी सिंपल प्रोसीजरल क्वेरी को। अगर उसकी क्वेरी का सिंटेक्स सही नहीं होगा तो वो कुछ भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, हमको तुरंत दे देगा एरर्स। बट हम अगर अभी थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे तो जेंगो के अंदर हम यही सारे मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल्स के अंदर मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि जेंगो एक्चुअल में उसको कैसे, जो कुछ भी हमने क्लास बनाया और उसके अंदर फील्ड बनाया, उसको कैसे वो एसक्यूएल की प्रोसीजरल क्वेरी में कन्वर्ट करके डेटाबेस को भेजता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि थोड़ा सा हमने ये समझ लिया कि एक्चुअल में डेटाबेस क्या करता है, कैसे करता है। हम वापस आ जाते हैं अपने पिक्चर सीन पे, जो हमारा अभी चल रहा था कि हमने एक क्वेश्चन नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर क्वेश्चन टेक्स्ट हो गया और पब्लिकेशन डेट हो गया, उसको बना के हमने छोड़ दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस बनाएंगे, चॉइसेस बनाएंगे कि आपको ए चूज करना है, बी चूज करना है, सी चूज करना है, चूज क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉरेन की बनाने जा रहे थे, और उसी से रिलेटेड ये सारा का सारा अभी हमने डिस्कशन किया। तो क्वेश्चन जो है ये एक्चुअल में क्या है, जो हमने अभी क्वेश्चन क्लास बनाई है उसकी आईडी को हम यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हम अपने मॉडल्स को कॉल करते हैं, एंड मॉडल्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फॉरेन की का यूज करने वाले हैं। तो फॉरेन की हमें सिंपली क्या दे देगा, आपस में कनेक्टिविटी दे देगा। ठीक है, तो फॉरेन की एंड फॉरेन की के अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला क्या कि हमारे टेबल का नाम, जिसके फॉरेन की से हमें कनेक्टिविटी करानी है, तो वो हमारा क्या है, क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में हमें कराना क्या है कि क्वेश्चन की जो आईडी है उसको हमें चॉइस में लाकर ऐड कराना है। तो इसके लिए जेंगो में जो हम पास करते हैं
क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की एक मेथड है और मेथड के अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गया क्वेश्चन और दूसरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा हम एज्यूम कर रहे हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम पास क्या करते हैं कि एक हमें मिलता है ऑन डिलीट, और ये ऑन डिलीट क्या है, एक कीवर्ड है। ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल्स डॉट कास्केड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फॉरेन की को कनेक्ट कराने का तरीका। तो इसको हालांकि हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, ऑन डिलीट पे हमने क्या करा दिया, इक्वल टू मॉडल्स डॉट कास्केड, ये हमारा फॉरेन की कनेक्ट हो गया। मतलब कि क्वेश्चन टेबल की क्वेश्चन आईडी जो है वो अब कनेक्ट हो जाएगी चॉइस से। इसके अलावा हमें चॉइस के लिए भी फील्ड चाहिए, तो चॉइस के लिए जो फील्ड चाहिए उसमें एक तो हम ले रहे हैं चॉइस टेक्स्ट, कि जैसे ए चॉइस में हम क्या रखना चाहते हैं कि आप इसको चुनना पसंद करते हो, बी क्या आपको ये गलत लग रहा है, सी इनमें से दोनों नहीं सही है। इस तरीके के जो भी ऑप्शंस होंगे उसको हमको कहीं ला जाकर स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक ले लिया चॉइस टेक्स्ट, और ये भी किस तरीके का हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का। तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे मॉडल्स में से, कैर फील्ड, और इसको भी हम मैक्स लेंथ दे देते हैं उतनी ही जितनी अभी हमने हमारे क्वेश्चन को दी, दैट मीन्स कि 200। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। इसके अलावा हम आगे चल के एक काम और करेंगे क्वेश्चन के साथ में, कि जब भी कभी कोई यूज़र इन ऑप्शंस में से कोई भी चूज़ करेगा तो हम उसके काउंट को भी नोट करेंगे कि किसी ने क्वेश्चन को चूज़ किया और वो उसको कितनी बार वोटिंग कर रहा है, जैसे कि सही है, गलत है, कुछ भी नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम सही को चुना गया, कितने नंबर ऑफ टाइम गलत को, या कितने नंबर ऑफ टाइम दोनों में से कोई नहीं, इसको चुना गया। तो ऐसे के लिए हम एक ले लेते हैं फील्ड वोट्स नाम से। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, मॉडल्स के बिहाफ पे ले जाकर स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक केयर फील्ड था, चॉइस टेक्स्ट भी वैसा ही था, लेकिन वोट्स क्या है, हमको नंबर सेव करना है, और नंबर का मतलब क्या हुआ, इंटीजर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या फील्ड ले लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर फील्ड, और इंटीजर फील्ड के अंदर हम क्या डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, डेटाबेस के अंदर भी हमको ये समझाया जाता है कि डेटाबेस के अंदर आप फालतू में अगर ज़रूरत है 5 कैरेक्टर की तो आप 50 मत करो, क्योंकि जितनी बार भी वो एक नई वैल्यू जाकर डेटाबेस के टेबल में स्टोर होती है, उसके अंदर भले आप एक कैरेक्टर लिख दो, वो हमेशा ऑक्यूपाई करेगा 50 कैरेक्टर के स्पेस को। इसीलिए हमेशा फील्ड की लेंथ डिफाइन करते समय ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एक फालतू का दिया गया लेंथ जो है वो बहुत सारा फालतू का स्पेस क्रिएट कर देगा डेटाबेस के अंदर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि हमारे केस में क्या है कि इंटीजर फील्ड जो है ये ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ क्या देंगे, 0, कि डिफ़ॉल्ट केस में, क्योंकि सबसे पहले तो वोटिंग कुछ हुई नहीं है, वोटिंग नहीं हुई है, दैट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट केस में हमको क्या दिखना चाहिए, 0। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मिलता है। तो डिफ़ॉल्ट इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, सिंपली जब वोटिंग कुछ नहीं हुई है तो उस केस में ये उसको 0 रखेगा। ठीक है, परफेक्ट, हमारा काम हो चुका। हमने 2 मॉडल बनाया, एक क्वेश्चन एंड एक चॉइस। तो क्वेश्चन वाला काम ये हो गया, यहाँ पर हमने कुछ MySQL की बात की और नीचे हमने एक चॉइस नाम की क्लास बनाई। इन दोनों से रिलेटेड एक्चुअल में क्या होना है अब काम, कि डेटाबेस के अंदर 2 टेबल बनने वाले हैं। हमारे डेटाबेस के अंदर एक क्वेश्चन और एक चॉइस नाम का टेबल बनेगा। लेकिन अब बात ये उठती है कि ये बनेगा कैसे। तो ठीक है, इसके लिए अगर याद हो, जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कराए थे तब हमने एक लाइन ऑफ कमांड रन किया था, और कमांड था माइग्रेशन के लिए। वही सेम कमांड हम दोबारा से रन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना होगा तो हमेशा हमको यूटिलाइज करना पड़ता है इसी माइग्रेशन को। इसी के बिहाफ पे एक्चुअल में हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स जाकर क्रिएट होते हैं।
ठीक है, अगर ये सब कुछ होगा तो हमको क्या करना है, सिंपली हमारा जो पोल्स वाला एप्लीकेशन है इसको हमें माइग्रेट करना है। तो हम अपने टर्मिनल को सबसे पहले ओपन कर लें और इसी के साथ में हम एक बार अपने डेटाबेस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर टेबल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ना क्वेश्चन नाम से और ना ही चॉइस नाम की कोई भी टेबल नहीं है। और एक चीज़ यहाँ टेबल में अगर हम आए हैं देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ टेबल जो हैं वो ऑथ नाम से और कुछ जो हैं वो डिज़ाइंगो नाम से हैं। तो ये प्रीफिक्स किया जाता है कभी कभी कि ठीक है, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं वो ऑथ से हैं और जितने भी डिज़ाइंगो से रिलेटेड हैं उनका नाम डिज़ाइंगो से दिया गया है। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम जब टेबल बना रहे हैं उसको प्रीफिक्स क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तो ये हम सर्वर को रन कर रखे हैं, इस टर्मिनल पे सर्वर रन हो रहा है, दैट मीन्स कि हम एक नया टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, तो हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में चले जाएं। तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है माई साइट। आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें मेक माइग्रेशन नाम का कमांड चलाना है। और किसके लिए चलाना है, पोल्स के लिए चलाना है, क्योंकि पोल्स के अंदर ही हमने 2 टेबल्स अभी क्रिएट किए हैं। तो ठीक है, पाई manage dot py एंड मेक माइग्रेशन एंड इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन का नाम पोल्स। ठीक है, रन करते हैं और देखते हैं फाइनली कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ से फाइल स्ट्रक्चर को भी ओपन कर दिया हूँ, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होने वाला है अभी। एंड हमको टर्मिनल जो रन करके देगा वो तो देगा ही। ओके, फाइनली हमको जो आउटपुट मिला, क्या मिला, नो इंस्टॉल ऐप विथ लेबल पोल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमको जो है, तो टर्मिनल के अंदर जब एक हमको कमांड चलाना था पाई manage.py मेक माइग्रेशन पोल्स, तो यहाँ पर क्या ध्यान दे रहे हैं कि हमने जब इस कमांड को रन किया तो हमें क्या मिला, नो इंस्टॉल्ड ऐप विथ लेबल पोल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक हमने हमारे इस सिस्टम में जो हमारा ये एप्लीकेशन है पोल्स नाम का, इसको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। किसके साथ नहीं कनेक्ट किया है, जो हमारा पेरेंट फोल्डर है माई साइट, इसके अंदर हमको मिलती है सेटिंग नाम की फाइल। ठीक है, इस सेटिंग के अंदर अगर हम चलें, थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, तो ऊपर हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं। आ गए ये एप्लीकेशन, ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो हैं ये सारे के सारे प्री इंस्टॉल्ड थे, लेकिन इसी के अंदर हमें क्या ऐड करना है, अब हमारा एप्लीकेशन। और हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, पोल्स। इस पोल्स को जब तक हम यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करेंगे तब तक हम पोल्स के अंदर जो भी मॉडल बना रहे हैं वो वर्क नहीं करने वाला है, वो डेटाबेस से जाकर नहीं जॉइंट होगा। तो ठीक है, अगर हमें ये करना है दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करें, ये बता दें कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है पोल्स और पोल्स के अंदर इसको कहाँ किससे जाकर कनेक्ट करना है। एक हमको फाइल मिलती है ऐप नाम की, एप्स नाम की। तो यहाँ पर कोड लिखने से पहले हम चल के थोड़ा सा देख लें ऐप्स को। तो मैं पोल्स फोल्डर के अंदर आया, यहाँ पर मिल रहा है apps.py नाम की फाइल। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने पे क्या दिखेगा, हमने इसको प्रीवियस क्लास में यहाँ पर एक बार देखा था कि क्लास क्या मिल रही है, पोल्स कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर पेरेंट क्लास यूज की गई है ऐप कॉन्फ़िगरेशन। इसके थ्रू एक्चुअल में किया क्या जा रहा है कि हमारे जो एप्लीकेशन का नाम था पोल्स, उसको डिफाइन किया गया है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जेंगो के अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और एक्चुअल में जेंगो जो है वो क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशंस का कलेक्शन है, और हर एक एप्लीकेशन एक्चुअल में खुद में एक प्रोजेक्ट है। तो हम जितने भी एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके अंदर जो हमें ये apps.py नाम की फाइल मिलती है, इसी की मदद से हम ये बता पाते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है और उसको कनेक्ट करना है। तो ठीक है, हम वापस आते हैं अपनी settings.py पे, और ध्यान रखना ये settings.py कहाँ की है, ये हमारे मेन जो प्रोजेक्ट फाइल है माई साइट उसके अंदर का है। हालांकि वैसे भी हमको पोल्स के अंदर settings.py नहीं मिलता है।
ठीक है। तो पोल्स के अंदर जो एप्स है, इस एप्स के अंदर एक क्लास बनी पड़ी है जिसका नाम क्या है, पोल्स कॉन्फ़िग। ठीक है, पोल्स कॉन्फ़िग नाम की एक क्लास बनी पड़ी है, ये रही क्लास। और इसमें हमने क्या डिफाइन कर रखा है, सिंपली एक वेरिएबल नेम इक्वल टू पोल्स, और इसी के बिहाफ पे वो क्या करेगा, इसको कनेक्ट कर देगा। लास्ट में हम कॉमा कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पोल्स एप्लीकेशन को ऐड ऑन कर चुका है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, वापस से टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड हमको कमांड क्या चलाना था, py manage.py मेक माइग्रेशंस एंड हमारे एप्लीकेशन का नाम पोल्स। ये चलाने पे अब क्या होगा, यहाँ पर एक तो हमारे फाइल स्ट्रक्चर में एक नई चीज़ ऐड ऑन होगी। ठीक है, तो कमांड हमारा रन हो गया है। कमांड रन होने के साथ में हमको क्या आंसर मिल गया, यहाँ पर माइग्रेशन फॉर पोल्स, और पोल्स के अंदर माइग्रेशन फोल्डर के अंदर एक फाइल बन गई है ऑटोमेटिक, जिसका नाम क्या है, 001_initial.py। ध्यान देना, नाम क्या है, माइग्रेशन। इसके अंदर एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर इसको अच्छे से समझना हो तो हम कहाँ आते हैं, हमारे डेटाबेस के टेबल में। डेटाबेस के टेबल के अंदर हमको एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल मिली थी, Django_migrations। Django.migration ये वही टेबल है जो कि इस तरीके के जो भी मॉडिफिकेशन होंगे उनको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट हो गया है, क्रिएट मॉडल क्वेश्चन एंड क्रिएट मॉडल चॉइस, मतलब कि हमारा क्वेश्चन और चॉइस नाम का टेबल जो क्रिएट होना था डेटाबेस के अंदर वो क्रिएट हो चुका है। और इस क्रिएट से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी वो एक्चुअल में कहाँ जाकर सेव होकर पड़ी है, इसी 001_initial.py नाम की फाइल में। इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, चल के देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर क्या वो टेबल क्रिएट हुई कि नहीं। तो सिंपली हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश होने के साथ में हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा। ये जो काम अभी हुआ कि माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन के साथ में जब हमने डेटाबेस में चेक किया तो डेटाबेस के अंदर अभी हमें वो टेबल नहीं मिली। दैट मीन्स कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या नहीं पूरा हुआ है और क्यों नहीं पूरा हुआ है, अभी तक हमने बस ये किया कि हम आगे चल के भी मॉडल्स के अंदर जितना कोई भी क्लासेस बनाएंगे उनकी सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट होगी और वो फाइल जाकर स्टोर हो जाएगी हमारे एप्लीकेशन के माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर, जो कि अभी हुआ कि यहाँ पर 001_initial.py नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हुई है। इस फाइल के अंदर एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ है, वो एसक्यूएल की क्वेरी पड़ी हुई है जो एसक्यूएल जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर अभी हम इसको ओपन करके देखना चाहें 001.initial को, तो फाइल पे अगर गौर किया जाए तो फाइल देखो, फाइल के अंदर कोड क्या बना है। इसने मॉडल को डिटेक्ट किया है और ये सब कुछ किया है। और इसके अंदर अगर हम नीचे आएँ तो इसने फील्ड्स है, माइग्रेशन है, चॉइस के लिए है। ठीक है, तो इसने ये सारे के सारे कोड रखे हैं। अब इसको उतना समझना आसान नहीं है, ठीक है, इसको हम ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। हमारा काम क्या है कि हमने जो ये माइग्रेशन किया, माइग्रेशन करने के साथ में जो ये फाइल बनी, इसके बाद में बस हमें एक बार को एक कमांड और चलाना है सो दैट कि ये हमारे MySQL डेटाबेस के साथ में जाकर कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, हमें py और py के साथ में फिर से हमारे manage.py और इसके साथ में SQL migrate, ये हमें मिला एक नया कमांड। और SQL एक्चुअल में माइग्रेट किसको करेगा, SQL माइग्रेट करेगा पोल्स फोल्डर के अंदर एक पड़ा हुआ है 0001 नाम से फाइल। बस इसको इतना ही देने की ज़रूरत है, इसके अलावा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एंटर करते हैं और एंटर करने के साथ में हम क्या देखेंगे कि ये SQL का पूरा क्वेरी रन कर देगा। ठीक है, आंसर मिल गया। अब अगर ध्यान दो और SQL की क्वेरीज अगर रन किए हो तो तुमको ये पूरी की पूरी क्वेरी एकदम हूबहू प्रोसीजरल क्वेरी जैसी लगेगी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है पोल्स अंडरस्कोर क्वेश्चंस,
अभी हमने बात की थी कि डेटाबेस के अंदर यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, जैसे कि ऑथ हो गया, डिजेंगो हो गया। वैसे ही अब जो हमारा टेबल बना उसका प्रीफिक्स क्या है? पोल्स, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन का नाम। ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन उठ सकता है। ऐसा इसलिए हुआ, आगे चल के जब प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशंस के मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन का कौन सा टेबल है? इसीलिए जेंगो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सी टेबल बनानी है और उसके लिए क्या प्रीफिक्स रखना है। तो इसने क्या किया? क्रिएट टेबल पोल्स अंडरस्कोर क्वेश्चन आईडी किस टाइप की? इंटीजर। और ये किस टाइप की है? ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक ये करता रहेगा। अभी जैसे हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि डेटाबेस के अंदर एक प्राइमरी की होता है, तो ये आईडी जो है यही प्राइमरी की है। इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट और साथ में क्या? नॉट नल, मतलब कि ये आईडी कभी भी नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगी। साथ में ये क्या है? प्राइमरी की। यही हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया कि ये आईडी हमारे टेबल की, पोल्स क्वेश्चन टेबल की एक प्राइमरी की है। फिर दूसरा फील्ड आया क्वेश्चन टैग्स, जिसके अंदर क्या गया? डेटा टाइप वेयर केयर, और कितने लेंथ का? 200। और क्या है ये? नॉट नल। वैसे ही फिर थर्ड फील्ड क्या है? पब्लिकेशन डेट, दैट मीन्स कि पब अंडरस्कोर डेट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेट टाइम, फील्ड का नाम। और टोटल कितने कैरेक्टर इसने एक्सेप्ट किए? 6। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 6 ही लिया जाता है। और ये भी क्या है? नॉट नल। ऐसे ही फिर एक दूसरी टेबल क्रिएट की गई जिसका नाम क्या है? चॉइस। तो इसके लिए क्या क्वेरी क्रिएट हुई? क्रिएट टेबल पोल्स अंडरस्कोर चॉइस। इसमें भी एक आईडी क्रिएट हुई, इंटीजर टाइप की, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, नॉट नल है, और वो भी क्या है? प्राइमरी की है। इसके साथ में चॉइस टैक्स फील्ड जो है वो एक वेयर केयर है, 200 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, नॉट नल रहेगा। और लास्ट फील्ड का नाम है वोट्स, ये एक इंटीजर है। इंटीजर के साथ में इसमें कितना लेंथ लेना है वो हमने नहीं डिफाइन किया था, और ये नॉट नल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या ऐड ऑन किया था? क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी, और ये क्या है? इंटीजर है, और ये नॉट नल है। इसके बाद में एक थर्ड क्वेरी चली है, और ये थर्ड क्वेरी एक्चुअल में क्या है? अगर तुमको याद हो, हम अपने मॉडल्स के अंदर आए तो हमने चॉइस के अंदर एक फॉरेन की क्रिएट किया था। इस फॉरेन की के लिए ही ये थर्ड वाली क्वेरी चली है, और क्या है? अल्टर टेबल पोल्स अंडरस्कोर चॉइस ऐड कांस्टेंट। और कांस्टेंट में भी क्या? कि पोल्स अंडरस्कोर चॉइस अंडरस्कोर क्वेश्चन आईडी। ये क्वेश्चन आईडी पे ध्यान मत दो, ये एक्चुअल में एक ऑटो जनरेटेड है जिसका काम क्या है? फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट करना हमारे क्वेश्चन टेबल को। तो ये क्या कह रहा है कि फॉरेन की क्वेश्चन आईडी रेफरेंस पोल्स अंडरस्कोर क्वेश्चन आईडी। तो इस क्वेरी को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे क्वेश्चन टेबल की आईडी को पोल्स चॉइस नाम की टेबल से कनेक्ट कर रहा है, ताकि आगे चल के जब हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उससे रिलेटेड कौन कौन सी चॉइस है वो क्या करेगा? क्वेश्चन की एक जो आईडी होगी उसको पोल्स चॉइस के टेबल में भी ले जाकर स्टोर करेगा। ठीक है, इतना सब कुछ हमने बात की क्वेरी की, तो अब फाइनली हम एक बार और चल के क्या करें? हमारे टेबल को रिफ्रेश करके देख तो लें कि इसने टेबल क्रिएट भी किया कि नहीं किया। सो एक बार हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं हमारे डेटाबेस को, एंड फाइनली हम देखते हैं कि टेबल क्रिएट होती है कि नहीं होती है। सो हमने एक बार फिर से रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो टेबल है ये क्रिएट नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन यही उठता है कि अभी भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब तो हमने क्वेरी लिख दी और यहाँ पे क्वेरी भी मिल गई। तो हमेशा ध्यान रखना, केवल और केवल एक ही हमको कमांड मिलता है माइग्रेट का, जो कि फाइनली डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी अपडेशन करना है करता है। तो मतलब कि हमें लास्ट में कमांड क्या चलाना है? पाई manage.py एंड फाइनली हमारा माइग्रेट कमांड। तो माइग्रेट एंड एंटर। ये कमांड फाइनली क्या करेगा? ले जाकर डेटाबेस को टेबल्स को क्रिएट करेगा। इस चीज़ पे ध्यान मत देना, वार्निंग जो आ रही है ये वार्निंग इसलिए आ रही है
क्योंकि जेंगो जो है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टली कहता है कि हिंट दे रहा है यहाँ पर कि माई सीक्वल स्ट्रिक्ट मोड फिक्सेस में डेटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इन माई सीक्वल। तो ये कह रहा है कि माई सीक्वल के अंदर जो है रिस्ट्रिक्ट मोड जो है उसको आप फिक्स करो। तो अभी हम इसको फिक्स करने नहीं जा रहे हैं और इसको अभी के लिए हम छोड़ते हैं। हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम ये देखें कि फाइनली हुआ क्या। तो यहाँ से देखना चालू करते हैं। क्या मिला हमें? ऑपरेशन टू परफॉर्म क्या हुआ? अप्लाई ऑल माइग्रेशन, एडमिन, ऑथ, कंटेंट टाइप, पोल्स, सेशन और रनिंग माइग्रेशन। ध्यान देना रनिंग माइग्रेशन में इसने एक्चुअल में किया क्या? अप्लाइंग पोल्स डॉट 0001 अंडरस्कोर इनिशियल। किस फाइल को इसने यूज किया? इस वाली फाइल को इसने यूज कर दिया। और फाइनली अब इसने क्या किया? डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो फाइनली एक बार हम चल के फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि अब की हमारा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली हमको यहाँ पर टेबल मिल गई। कौन कौन सी? पोल्स अंडरस्कोर चॉइस एंड पोल्स अंडरस्कोर क्वेश्चन। इसकी अगर हम फील्ड्स की बात करें तो हम टेबल को ओपन करके फील्ड्स को भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टेबल के अंदर हमें क्या मिल गया? आईडी, क्वेश्चन टैग्स एंड पब्लिकेशन डेट। वैसे ही अगर हम बात करें चॉइस टेबल की, तो चॉइस टेबल को अगर हम ओपन करें यहाँ से, तो चॉइस टेबल के अंदर हमें क्या मिल गया? आईडी, चॉइस टैग्स, वोट्स और क्वेश्चन आईडी। दैट मीन्स कि हम जब कभी भी ऑप्शंस बनाएंगे वो ऑप्शन किस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन आईडी स्टोर करेंगे। तो मान लो एक क्वेश्चन को हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो उन चारों ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आईडी एक ही होगी। जैसे मान लो क्वेश्चन की आईडी है 1, तो 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन पहले क्वेश्चन से ही रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 1 1 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली टर्मिनल को हम अभी के लिए हाइड कर देते हैं और हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को भी हाइड कर दिए। ये हमारे एप्लीकेशन फोल्डर का क्या कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर। अब फाइनली हम स्क्रीन को क्लीन करके वापस आ जाते हैं हमारे मॉडल्स पे। ठीक है, तो ये सारा काम अगर हो गया है तो अब इसके बाद में हमारा वर्क क्या बनता है कि फाइनली अब हम जो टेबल क्रिएट किए हैं उसको हम फेच करके उसको चेक करें और उसके अंदर हम कुछ डिटेल्स ले जाकर स्टोर करें। मतलब कि अभी जैसे हमने ये चॉइस बनाई और इसके अलावा हमने क्या बनाया? हमने क्वेश्चन की टेबल बनाई। तो ठीक है, ये क्वेश्चन वाले टेबल और इस चॉइस वाले टेबल के अंदर कुछ डिटेल्स भी हमको पहले इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो हम बाकायदे यहाँ पर जैसे हम इस केस में हैं, यहाँ पे या तो हम पहले एक यूज़र फॉर्म बनाएं, वहाँ पे लिखें कि एंटर योर क्वेश्चन, इसके बाद में एंटर योर चॉइसेस, इसके बाद में हम डेटाबेस में इंसर्ट करा के फिर देखें। अदरवाइज अभी के केस में सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर मैन्युअली हार्डली हम ले जाकर क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम किसकी मदद से कर सकते हैं? हम अपने टर्मिनल की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई सारे जेंगो के कमांड्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन और चॉइस टेबल के अंदर कुछ क्वेश्चंस और कुछ रिलेटेड चॉइसेस ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन और चॉइस टेबल के अंदर कैसे कुछ क्वेश्चंस और चॉइस को ऐड ऑन कर रहे हैं। आज के लिए यही, और ये टेबल्स जो हैं ये क्रिएट करनी है, इनको क्रिएट करके देखना है। और यहाँ पर कुछ जो हमने डिस्कशन किया है एसक्यूएल से रिलेटेड, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको थोड़ा सा सर्च करके इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो आज का हमने क्या काम किया, एक बार हम इसको अगर रिवाइज करें तो हमने काम ये किया कि सबसे पहले तो हम सेटिंग के अंदर थे। सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमने अपने पोल्स एप्लीकेशन को लाकर ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करने के बाद में हमने मॉडल्स के अंदर 2 अलग अलग क्लासेस बनाई, एक क्वेश्चन नाम की और एक चॉइस नाम की। दोनों में हमने क्या किया, कुछ फील्ड्स डिसाइड किए और उन फील्ड्स की क्या कहते हैं, कौन सा डेटा टाइप वो एक्सेप्ट करेगा और कितना लेंथ एक्सेप्ट करेगा, ये सब कुछ किया हमने। ये सब कुछ करने के बाद में फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। commands related to model when you create
मॉडल इन योर ऐप। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर ही रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिख देते हैं सो दैट कि अगर इस कोड को देखो तो यहाँ से भी काफ़ी हद तक मदद मिल सके। तो ठीक है, सबसे पहला हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग is to add your app name into settings.py installed apps section. For now, go to check settings.py installed app section to know more। ठीक है, सिंपली सबसे पहला जो काम है वो यही है कि हम अपने एप्लीकेशन को settings.py के अंदर जो इंस्टॉल्ड ऐप है वहाँ पर ले जाकर ऐड ऑन कर दें, और अगर इसको देखना है या जानना है तो उस फाइल में जाकर देख सकते हो कि हमने कैसे ये काम किया। इसके बाद में हमने दूसरा काम क्या किया था, इसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने सिंपली एक मॉडल क्रिएट किया, देन क्रिएटेड टू क्लासेस क्वेश्चन एंड चॉइस इन models.py। चेक दिस फाइल फॉर मोर। ठीक है, इससे आइडिया मिल जाएगा कि तुमको क्या करना है कि सबसे पहले मॉडल्स के अंदर जाना है और चेक करना है कि हाँ हमने क्वेश्चन और चॉइस नाम की 2 फाइलें बनाई है। जब हमने ये फाइलें बना दी तो इसके बाद में हमने क्या किया कि हमने फिर एक कमांड चलाया, देन need to migrate it for generating migrations file which stores in your apps migration folder। For more see migration folder in Polls app। ठीक है, तो तीसरा काम हमने यही किया कि हमने सिंपली एक कमांड चलाई। ओके, कमांड का नाम तो लिखा ही नहीं, देन नीड टू माइग्रेट इट फॉर, इसके अलावा फॉर दैट नीड टू रन दिस कमांड। और कमांड क्या थी, कमांड थी py manage.py एंड इसके साथ में मेक माइग्रेशन और हमारे एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, जब ये काम हो गया इसके बाद में फिर हमने किया आफ्टर दैट need to tell after that need to generate SQL query using migration file and for that need to run this command। कमांड क्या रन करेंगे, इसके लिए हम रन करेंगे py manage.py एंड SQL migration। ओके, SQL migrate और migrate के साथ में पोल्स हमारे एप्लीकेशन का नाम, देन 001। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन माई केस ऐप नेम इज पोल्स एंड file name is 001 which is auto generated। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या
कर रहा है। इसके बाद में हमको एक एसक्यूएल की प्रोसीजरल क्वेरी मिल जाएगी। इसके बाद में फाइनली क्या करना होगा, देन फाइनली फॉर creating tables in our database need to run final command, और फाइनल कमांड क्या है, py manage.py migrate। इतना करने से क्या हो जाएगा, now you have successfully get the tables of question and choice in your database. For that you need to refresh your database। एक और ख़ास चीज़ जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज अ नोट, जो कि कभी कभार गलती हो सकती है। अब हम काम कर रहे हैं डेटाबेस के साथ में, तो हो सकता है कि तुम कोड करते समय सिस्टम को बंद कर दो, इसके बाद में दोबारा से स्टार्ट करो। तो जब भी स्टार्ट करोगे, रन सर्वर करोगे, तो तुम्हें एरर मिल सकता है, क्योंकि अब हमने अपने जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। तो इसके लिए अब एक्चुअल में हमें दो सर्वर रन करने हैं, एक तो हमारे जेंगो का सर्वर और साथ में जो जैम्प सर्वर था उसको स्टार्ट करके उसमें अपाचे एंड माईसीक्वल को स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं। जेंगो सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। देखो करना क्या रहेगा कि अभी का केस क्या है कि अगर जैम्प सर्वर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के साथ में यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए। अगर चाहते हो कि ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाया करे, उसके लिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे ऑटो स्टार्ट दिख रहा है, ऑटो स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल्स, अपाचे एंड माईसीक्वल पे क्लिक करके सेव कर दो। इससे क्या होगा, जब भी कभी जैम्प को क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक सबसे पहले तो बैकग्राउंड में रन होता है, तो रन होने के साथ में वो माईसीक्वल एंड अपाचे दोनों को ऑटो स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि डबल काम करना पड़े। तो यहाँ पे हम नोट क्या लिख सकते हैं कि नोट रिमेंबर you are using MySQL database by XAMPP server, and for that you need to also start XAMPP server and in which you start Apache and MySQL। ठीक है, फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हो गया आज का। डिटेल में बताने का मतलब बस ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, अभी थोड़ा और आगे चल के इससे रिलेटेड और कन्फ्यूजन होगा। तो इससे थोड़ा ये मदद मिल जाया करेगी कि अगर कोड को देख के भी करना चाहते हो तो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और बहुत आसानी से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट काम जो है हमारा वो ये है कि हम फाइनली डेटाबेस के टेबल में कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ चॉइसेस इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।